सिर्फ एक फाइल ने पूरे देश में तूफान मचा दिया है, जिसमें वर्ल्ड के कई पावरफुल लोगों का नाम भी शामिल है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टीफन हॉकिंस, इलॉन मस्क, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन और इस पूरे काम का मेन विलेन जेफरी एप्स्टीन भी शामिल है। जेफरी एप्स्टीन वो आदमी जो कई सालों तक अपने प्राइवेट आइलैंड पर बंद कमरों में छोटी बच्चियों का शोषण करता रहा, कभी पैसों का लालच देकर तो कभी जॉब ऑफर्स का। लेकिन शुरू में कहानी ऐसी नहीं थी। एप्स्टीन 1973 से 1975 तक डाल्टन नाम के एक कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता था, लेकिन किस्मत ऐसा बदला कि एक करियर में आगे जाकर अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। धीरे धीरे लगभग 600 मिलियन यानी 60 करोड़ डॉलर की संपत्ति इकट्ठा करके खुद एक मिलियनियर बन जाता है। इसके दोस्तों में पावरफुल लोग बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क तक शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्स्टीन से किस काम के लिए मिले थे और एप्स्टीन फाइल का पूरा सच क्या है, तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। बात है साल 2005 की। एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स पाल्म बीच के एक लोकल पुलिस स्टेशन पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 14 साल की लड़की बताती है कि उसके स्कूल में साथ पढ़ने वाली उसकी क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसकी क्लासमेट ने बोला था कि तुम्हें सिर्फ मसाज देनी है और बदले में तुम्हें 200 से 300 डॉलर मिलेंगे। लड़की गरीब परिवार से आती थी, इसलिए वह पैसों के बदले मसाज देने पहुँच गयी, लेकिन वहाँ पहुँच कुछ और ही हुआ। अंदर जाते ही एप्स्टीन उसे सिर्फ एक टॉवेल पहने हुए ही मिलता है और लड़की से अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। अब पुलिस ने उस 14 साल की लड़की से पूछा कि क्या कोई और लड़की है जिसे तुम जानती हो और जो एप्स्टीन के घर जा चुकी हो, तो उसने 2 नाम बताए। फिर पुलिस ने उन 2 लड़कियों से बात करी तो उन 2 लड़कियों ने 2 और नाम बताए। फिर उन 2 लड़कियों से बात की गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले ये देखकर हैरान थे कि ये चैन रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस जब तक एक लड़की को ट्रैक करती तब तक 2 लड़कियां और आ जाती। कुछ ही महीनों में पाल्म बीच पुलिस ने 35 लड़कियों की पहचान कर ली थी और कई लड़कियों को अभी ट्रेस किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़कियों को पैसों का लालच देकर मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर लड़कियां 13 से 16 साल के बीच की थी और गरीब परिवारों से आती थी। कई लड़कियों के माँ बाप नहीं थे, उनकी तो कोई सुनने वाला तक नहीं था। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type. पुलिस को ये रियलाइज होता है कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, यह एक चैन की तरह चलता जा रहा है। एक लड़की एप्स्टीन के घर में जाती, फिर उसे नई लड़की लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऑफर किए जाते, जिस कारण एक लड़की दूसरे को लाती और दूसरी तीसरी को। इनमें से ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम की थी और एप्स्टीन उन सब के साथ घिनौने काम करता था। फिर मई 2006 आते आते पाल्म बीच पुलिस ने कई पक्के सबूत इकट्ठा कर लिए थे। 53 पेजों की एक रिपोर्ट बनाई गई थी। फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको, न्यूयॉर्क तक लड़कियों के स्टेटमेंट्स लिए गए। एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। 14 years old. I was 16 years old. was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग लड़कियां, कई गवाह, इतनी भारी पेनल्टी। एप्स्टीन को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसे सिर्फ 18 महीनों के लिए ही जेल में डाला जाता है। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पाल्म बीच जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया था। उसे हफ्ते में 6 बार 12-12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन दे दी गई। ये ऐसी जेल थी कि एप्स्टीन यहाँ रात को बस सोने के लिए ही आता था और दिन भर जेल से बाहर बिताता था। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी 18 महीनों की सजा पूरा होने से 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में एप्स्टीन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से जो एप्स्टीन ने वकील एलेक्जेंडर एकोस्टा से की थी। इस डील में बेसिकली था कि एप्स्टीन कोई दूसरी 2 गुना को कबूल कर ले और उस पर जो सेक्स ट्रैफिकिंग का जो केस लगा है वो हटा दिया जाएगा। कोर्ट में पेश होते ही एप्स्टीन ने वो 2 गुना कबूल कर लिए और इससे उस पर लगे सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप वापस ले लिया गया, जिससे उसकी सजा 18 ही महीनों की हुई। अब जेल से रिहा होने के बाद कई सालों तक एप्स्टीन अपनी
जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से जीने लगता है, अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, पावरफुल लोगों से मिलता है और लेविश पार्टियां करता है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल हो जाता है और उन बेकसूर लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक जर्नलिस्ट थी जिनकी निगाह एप्स्टीन पर ही थी और उन्होंने ठान लिया था कि वो एप्स्टीन को बच के जाने नहीं देगी। जूली नाइप ब्राउन, जो मियामी हेराल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी, एप्स्टीन के रिहा होने के बाद भी वे लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही। सालों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नवंबर 2018 में परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 464 पेजेस की एक रिपोर्ट एप्स्टीन के अपराधों पर, कि कैसे इस पूरे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही लोगों में गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठता है। एप्स्टीन के खिलाफ एक बार फिर से जांच करने की मांग उठने लगती है और इसी प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एक बार फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 8 लड़कियों का इंटरव्यू लिया और 80 से भी ज्यादा लड़कियों को पोटेंशियली आइडेंटिफाई किया। अब की बार सबूत बहुत क्लियर था, इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार एप्स्टीन की सेक्स ट्रैफिकिंग में 45 साल तक की सजा थी, लेकिन फिर आता है इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। पब्लिक में बताया जाता है कि एप्स्टीन ने बेडशीट का इस्तेमाल करके खुदकुशी की है, लेकिन लोगों का इस पर विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि उस दिन उसके साथ कोई और कैदी नहीं था और कोई इंसिडेंट से सीसीटीवी कैमराज में टेक्निकल खराबियां आ गई थी, इसलिए इसका कोई वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि ये खुदकुशी थी या मर्डर। इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theories. फिर साल आता है 2024, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये वादा करती है कि ये प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि क्या वो एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक करेंगे, तो जवाब देते हैं बिल्कुल हाँ। Would you declassify the Epstein files? वे आरोप लगाते हैं कि एप्स्टीन फाइल में बिल क्लिंटन की कई इंपोर्टेंट जानकारियां है, इसलिए बिल क्लिंटन इस फाइल को पब्लिक नहीं करना चाहते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनते ही वे इस फाइल को रिलीज कर देंगे। अब समय आता है जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं। अब सबको इंतजार था कि ये एप्स्टीन फाइल कब रिलीज होगी, लेकिन फिर ट्रंप सरकार ने यू टर्न ले लिया। एप्स्टीन फाइल को एक बोरिंग मुद्दा बताने लगे। फिर ट्रंप कहने लगे कि FBI को वोटर फ्रॉड जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, न कि एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दों पर अपनी समय और एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए। अब ट्रंप के सपोर्टर ये सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप चुप क्यों हो गए। जो इलेक्शन से पहले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वो एप्स्टीन फाइल को रिलीज करेंगे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया। इलन मस्क ने ट्वीट करके ये तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, इसलिए रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि बाद में इलन मस्क ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। एप्स्टीन फाइल रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन इधर ट्रंप के सपोर्टर्स ने खुद से खोजने की कोशिश करी तो पता चला कि ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन एक समय पर काफी करीबी दोस्त थे और ट्रंप उसके किए गुनाहों में भी शामिल थे। अब ट्रंप और एप्स्टीन फाइल रिलीज करने की हर तरह से प्रेशर बनाई जाने लगी और ना चाहते हुए भी 19 नवंबर को ट्रंप को इस बिल पर साइन करना पड़ता है। अब लोग एक्साइटेड थे कि बिल क्लिंटन एक्सपोज होंगे और इतनी सालों से छुपी सच्चाई बाहर आ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। समय आता है 19 दिसंबर, ये फाइल रिलीज कर दी जाती है। इस फाइल में जो निकला वो क्लिंटन के बारे में कम था और ट्रंप के बारे में ज्यादा। जेफरी एप्स्टीन के क्लिंटन से भी ज्यादा करीबी ट्रंप थे। अब ट्रंप बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आ चुका है, तो हाँ, ये बात सच है। उनका नाम कई डॉक्यूमेंट्स में आया है। सबसे ज्यादा हंगामा एक ईमेल को लेकर हो रहा है जिसमें एप्स्टीन कतर के एक पावरफुल आदमी से बात कर रहा है। इसी ईमेल में उसने पीएम मोदी को लेकर एक लाइन लिखी है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी सलाह ली थी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाच गाना गाया था। ईमेल की तारीख 6 जुलाई 2017 की है। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल में थे। एक किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में पहला दौरा था। इस ईमेल के सभी बातों पर एक बार में भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको लेके कुछ डाउट है। इजराइल दौरे के 8.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिससे पता चलता हो कि प्रधानमंत्री इजराइल में किसी तरह का नाच गाना किया हो। ऐसा कोई सबूत पब्लिक डोमेन में अभी उपलब्ध नहीं है। अब विदेश मंत्रालय ने भी एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा
ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। और अभी लगातार एप्स्टीन फाइल में कई पावरफुल लोगों का नाम आता जा रहा है। समय के साथ साथ देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल में अभी कितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और पावरफुल लोगों के नाम आते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? डोनाल्ड ट्रंप पर ही मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे पूरी दुनिया के लिए एक खतरा हो सकते हैं। यहाँ से जरूर देखिएगा।